अध्याय 101 संघर्ष, हत्या का इरादा। वे तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के शिष्य हैं, जो लाल शर्ट वाले पश्चिमी अकादमी से हैं। पहली नजर में डिंग हाओ ने दो लड़ाकू समूहों में से एक को पहचान लिया। अन्य युवा पायनियर्स सदस्य चट्टानों और पेड़ों के पीछे छिपकर दूर से ध्यानपूर्वक देख रहे थे। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? वांग शियाओकी और अन्य लोगों ने डिंग हाओ की ओर देखा। डिंग हाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जरूर, हम उनकी मदद करेंगे। हालांकि प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद वे सभी तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य थे। बाहरी दुश्मनों के लिए उन्हें एक साथ लड़ना था और दूसरों को अपने शिष्यों को धमकाने नहीं देना था। तलवारबाजी की देवी ली येरुओ संप्रदाय के नामात्र के शिष्य लगभग थक चुके थे। आम दिनों में वह अपने रूप रंग का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसे पसीना आ रहा था और उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। भागने के रास्ते में जंगल में कांटों ने उसके कोमल गालों और भुजाओं को छेद दिया था। उसके टखने में मोच भी आ गई थी। तेज दर्द से उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था। फिर भी उसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़ा। उसके बगल में उसके चचेरे भाई ली कैनयान के हाथ और पैर घायल हो गए थे और खून बह रहा था। उसके दोस्त जियाओ चेंगक्सुआन के चेहरे पर चोट लगी थी और उसने अपना सुंदर चेहरा हमेशा के लिए खो दिया था। इसके अलावा पश्चिमी अकादमी के लाल शर्ट टीम के अन्य 7 से 8 साथी सभी घायल हो गए थे। उनमें से एक और दो अब और नहीं लड़ सकते थे और सुरक्षा के तहत दूसरों के पीछे छिप गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि 6 साथी दुश्मनों की तलवार से हार गए थे और फिर कभी खड़े नहीं हो सके। उनके अलावा और भी अधिक साथी गिर पड़े। ली येरुओ क्रोधित और नाराज था। सच कहूं तो ये सब उसकी वजह से था। हालांकि अंततः उसे दोष नहीं लेना चाहिए। ये ट्रैंक्विलिटी अकादमी का दुष्ट शिष्य था। पहली बार मिलते ही उसने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। अंत में उसने उसे नशीला पदार्थ देकर उसका बलात्कार करने की भी कोशिश की, जबकि वह अपनी हिफाजत नहीं कर रही थी। खैर, पुरुषों के कपड़ों में एक राक्षस। वह ट्रैंक्विलिटी अकादमी का प्रतिभाशाली शिष्य कैसे बन गया, जो स्नो प्रांत में 9 मानव संप्रदायों में से पहला संप्रदाय था? कितना बेशर्म! ये सौभाग्य की बात थी कि उसे समय रहते पता चल गया और वह उससे बच निकली। उसने जोश में आकर उस कामुक कमीने को चाकू घोंपकर मार डाला। खैर, इससे वे सभी परेशानी में पड़ गए। ट्रैंक्विलिटी अकादमी की ट्रायल टीम उनसे पूरी तरह से अलग हो गई। दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। रेड शर्ट की वेस्टर्न अकादमी कमजोर थी और उनके कई साथी एक पल में मारे गए थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन बेशर्म बदमाशों से छुटकारा पाने में असफल रहे। अंत में वे इस जंगल में झील के किनारे पकड़े गए। इससे भी बुरी बात यह है कि एसओएस भेजने वाली ब्लंडरबस भागने के दौरान ही खो गई। इसलिए उन्हें संप्रदाय से मदद मांगने का मौका भी नहीं मिला। ट्रैंक्विलिटी अकादमी को स्नो प्रांत के 9 मानव संप्रदायों में से पहला नाम दिया गया था। वे अपने अच्छे गुणों के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके शिष्य वास्तव में गंदे और क्रूर थे, लगभग निर्दयी गैंगस्टरों के झुंड की तरह। अगर वह दोबारा ऐसा कर सकती तो ली येरुओ उस कमीने को फिर से मारने में संकोच नहीं करेगा। एकमात्र बात यह थी कि अपने गर्वित हृदय में वह अभी भी उन साथियों के लिए दुख महसूस करने से नहीं रुक पा रही थी जो उसके कारण मारे गए। उसने अपने पास एक घुराघुराहट सुनी। ली येरुओ ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि उसके चचेरे भाई ली कैनयान के कंधे पर चाकू से वार किया गया था। वह लड़खड़ा रहा था और लगभग जमीन पर गिर गया था। उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैंक्विलिटी अकादमी के 2 हंसते हुए शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकी। 2 शिष्यों की आंखों में वासना की स्पष्ट चमक से ली येरुओ को पता चल गया कि वे उसे जीवित चाहते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। उसके अलावा टीम के साथी लगातार गिर रहे थे। जियो चेंगक्सुआन के पैर में बहुत चोट लगी थी और सूअर की तरह खून बह रहा था। हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया और लड़ाई जारी रखने के लिए अपने दांत पीस लिए। एक पल में उसे बार बार चोट लगी और वह लगभग खून से लथपथ हो गया। रुको, रुको! ली येरुओ ने अचानक अपनी तलवार फेंक दी और दहाड़ते हुए बोली, तुम जो चाहते हो वो मैं हूं। मैंने उस कमीने को मार दिया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उन्हें अकेला छोड़ दो। उस पल हमेशा की तरह घमंडी, बदमिजाज और मतलबी लड़की गायब हो गई।
इसके बजाय अब वह एक असली बहादुर योद्धा थी। यहाँ तक कि ली येरुओ स्वयं भी अपने द्वारा किए गए ऐसे मूर्खतापूर्ण वीरतापूर्ण कार्य की भविष्यवाणी करने में असफल रही। ली कैनयांग और शियाओ चेंगक्सुआन बुरी तरह से घायल हो गए थे और जमीन पर पड़े थे। वे भी हैरान थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे उसे पहली बार देख रहे हों। उस समय किसी अज्ञात कारण से ली येरुओ ने उस धूप भरी दोपहर में तलवार सफाई तालाब के पास युवक की जोरदार गाली और चिल्लाहट सुनी। अगले ही क्षण एक ठंडी लंबी तलवार उसकी हंस जैसी कोमल गर्दन पर रख दी गई। ठंडी तलवार की धार ने ली येरुओ की गंदी शर्ट को भी उठा दिया और उसकी नाजुक और सफेद कॉलरबोन को अश्लीलता से छू लिया। तलवार एक सुंदर और गंभीर चेहरे वाले युवक की थी। वह 16 साल का लग रहा था। उसका चेहरा सुंदर हो गया था, लेकिन बाज जैसी नाक और गंभीर आंखों ने उसके स्वभाव को कुछ हद तक बिगाड़ दिया था। ये सुनकर उसने अपने होठों के कोने को क्रूरता से ऊपर उठाया और वासना भरी आंखों से ली येरुओ को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया, हाथ हिलाया और कहा, रुको। वह स्पष्टतः ट्रैंक्विलिटी अकादमी के 19 शिष्यों के प्रभारी थे। उसके शब्दों ने सबको रोक दिया। बेबे, अगर तुम शुरू में ही ठीक से काम करती तो हम इतनी परेशानी नहीं करते। तुम्हारे हारे हुए साथी भी नहीं मरते। सुंदर युवक ने सोचा कि ली येरुओ और अन्य लोग अब और नहीं भाग सकते और उसने अपनी लंबी तलवार वापस म्यान में रख ली। उसने ली येरुओ की जैद सफेद ठोड़ी को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया और चिल्लाया, मैंने कहा था कि कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। ली येरुओ की आंखों से आग निकल रही थी। वह उसे घूर रही थी। ठीक है, समय बर्बाद मत करो। उन हारे हुए लोगों को बांध दो। युवक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और अश्लील तरीके से अपनी उंगलियों को सूंघा और फिर उसने आदेश दिया, तुमने कहा था कि तुम उन्हें जाने दोगे। ली येरुओ चौंक गया और क्रोधित हो गया। हाँ, मैंने किया, सिर्फ इस शर्त पर कि, युवक ने गुस्से से फूली हुई लड़की की छाती को घूरते हुए कहा और व्यंग्य किया, सिर्फ इस शर्त पर कि तुम बाद में अच्छा व्यवहार करोगी। अगर तुम हमारी अच्छी तरह से सेवा करोगी तो मैं उन्हें जाने दूंगा। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के अन्य शिष्य भी कामुक तरीके से हंसने लगे। लोगों को यकीन करना मुश्किल होगा अगर उन्हें पता चले कि स्नो प्रांत के पहले मानव संप्रदाय के शिष्य वास्तव में वासनापूर्ण गैंगस्टरों का एक समूह थे। वे वास्तव में इतने दुष्ट थे, राक्षसों से भी बदतर। इसके अलावा दर्जनों शिष्यों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई बार ऐसा होते देखा है। ये निश्चित रूप से उनका पहली बार नहीं था। ली येरुओ का सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बेशर्म, जानवर, कमीना। ली कैनयांग बुरी तरह से आहत था, लेकिन फिर भी कोसने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, इस शब्द में शक्तिशाली लोगों के पास सब कुछ होता है। सुंदर युवक ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया और इसके बजाय हंसा। फिर वह अचानक गंभीर हो गया। तुम मूर्खों के झुंड, क्या तुम जानते हो कि लड़की ने किसे मारा? वह म्यू तियानयान का बड़ा भाई था। क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी मुसीबत में पड़ जाऊंगा? तभी अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितनी परेशानी होगी, लेकिन बात यह है कि अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह आवाज अचानक आई थी, लेकिन इसमें हत्या की स्पष्ट मंशा थी। कौन है? युवक ने पलटकर पूछा। कुछ दूरी पर डिंग हाओ धीरे धीरे जंगल से बाहर चला आया। अगला अध्याय 102 तलवार उठाओ, जुनून की गर्मी में मार डालो। सियान रंग के कपड़े पहने डिंग हाओ का कवच धूप की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसके काले बाल लोगों को स्याही की याद दिला रहे थे और उसकी तलवार उसकी कमर पर लटक रही थी। डिंग हाओ पृथ्वी पर निर्वासित अमर की तरह दिख रहा था और सभी लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच रहा था। सूरज की दिशा में वह आगे बढ़ा और धुएं के एक झोंके की तरह टिमटिमाया। लोग निश्चित नहीं हो पा रहे थे कि वह वास्तव में कहां था। 4 झिलमिलाहट के बाद वह ली येरुओ के बगल में दिखाई दिया। उनके बीच की बातचीत सुनकर डिंग हाओ का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। यह पहली बार था जब ली येरुओ ने डिंग हाओ का इतना गंभीर चेहरा देखा था, जो हमेशा गर्मजोशी से भरा, अच्छा और हमेशा मुस्कुराता रहता था। डिंग हाओ, वरिष्ठ भाई डिंग आ गए। हम सुरक्षित हैं। वह वास्तव में सीनियर भाई डिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे पहले पश्चिमी अकादमी के लाल शर्ट वाले शिष्य गहरी निराशा में डूब चुके थे।
अब जब उन्होंने उस आकृति को देखा तो वे डूबते हुए व्यक्ति की तरह अपनी जीवन रक्षक लकड़ी के साथ खुशी से झूम उठे। आजकल सभी जानते हैं कि डिंग हाओ 5 अकादमियों की प्रतियोगिता का विजेता है। उसके पास बेहतरीन तलवारबाजी तकनीक और सक्षम ताकत है। अगर वह आता तो उन्हें अपने सामने जानवरों से डरने की जरूरत नहीं होती। ली कैनयांग और जियो चेंगक्सुआन ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने अपने दिल में एक गहरी सांस ली। वे ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि कब उन्होंने डिंग हाओ को एक पूर्णतः भरोसेमंद व्यक्ति मानना शुरू किया था। हालांकि आज यदि वह आ जाए तो चीजें आसानी से सुलझ सकती हैं। इसके अलावा गर्वित लड़की ली येरुओ उस पल किसी अज्ञात कारण से लगभग रो पड़ी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी गहरी निराशा में सबसे असंभव चीज घटित हो गई थी। उसने डिंग हाओ की नजर से बचने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका दिल धड़कने से खुद को नहीं रोक सका। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सुंदर युवक ने इस बदलाव को गौर से देखा। जिस तरह से डिंग हाओ आया, डिंग हाओ ने जो शानदार शारीरिक हरकतें की, इन सब ने युवक को चौकन्ना कर दिया। उसने डिंग हाओ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से कोई है? बेटा, अपना नाम बताओ। डिंग हाओ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बदमाश को जानने का हक नहीं है। अच्छा, हा हा हा। युवक कुछ देर के लिए हतप्रभ रह गया और गुस्से से हंसने लगा। बच्चे, तुम प्रभावशाली लगते हो, लेकिन इससे तुम जैसे नौकर को नहीं बचाया जा सकता। मैं कहता हूं, उस लड़की के साथ काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, उन्हें पकाकर तुम्हें खिलाऊंगा। कितना विकृत! डिंग हाओ उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और युवक की ओर चल दिया। तलवार की नोक जमीन से एक कोण पर लगी हुई थी। डिंग हाओ के कदम बेतरतीब ढंग से एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण कर रहे थे। हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ता तो उसकी गति बहुत बढ़ जाती। एक पल में ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को लगा जैसे कोई दीवार उनके ऊपर गिर रही है। चलो उसे मार डालें। सुंदर युवक का चेहरा बदल गया और उसने अपना हाथ हिलाया। स्विश! 3 लोग कूद पड़े। 3 चमकती तलवारों की छायाएं लेकर उन्होंने डिंग हाओ को घेर लिया। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य अपनी स्थिति और ताकत के बारे में काफी आश्वस्त थे। उन्होंने स्नो प्रांत में पहला संप्रदाय होने का दावा किया और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्यों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा तीनों ने हमला करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। इस प्रकार उनकी नजर में डिंग हाओ एक मृत व्यक्ति से अलग नहीं था। तथापि स्वूश! कान फाड़ देने वाली तलवार की खनक सुनाई दी। लाल रोशनी की एक लकीर चमकी और गायब हो गई, जैसे कोई उल्का आकाश में उड़ गई हो। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के 3 शिष्य जमीन पर उतरे। वे पूरी तरह से स्थिर रहे, मानो वे जम गए हो। डिंग हाओ ऐसे शून्य भाव से देख रहा था जैसे उसने धरती पर सबसे तुच्छ काम किया हो। वह अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी तय पैटर्न पर। उसकी जंग लगी तलवार अभी भी जमीन की ओर एक कोण पर तनी हुई थी। वह तीनों लोगों के पास से ऐसे गुजरा जैसे वे हवा में हो। खुड़खुड़ाओ! उसी समय जमीन पर खड़े 3 शिष्यों ने कुछ शोर मचाया। सामने से देखने पर पता चलता है कि उनके शरीर बिना किसी हरकत के जम गए थे। उनके चेहरे हताशा से सफेद हो गए थे। गर्दन मरोड़ दिए गए मुर्गियों की तरह वे अपने गले से कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। फिर वे लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े, उनके शरीर से फव्वारों की तरह खून बह रहा था। इंस्टाकिल! एक तलवार से! यह दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। तुमने वास्तव में उन्हें मार डाला। कमीने, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? सुंदर युवक को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसके सामने क्या हो रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। डिंग हाओ ने अपनी कलाई हिलाए और तलवार की नोक से गर्म खून की धारें जमीन पर टपकने लगी। उसने व्यंग्य किया, सिर्फ 3 बदमाश। अपनी तरफ देखो, कितने भोले हो। या क्या वे बस सो गए हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा अंत हो चुका है। तुम तलवारबाजी की चाहत रखने वाले नीच संप्रदाय के अनुयायी हो, जो ट्रैंक्विलिटी अकादमी के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। तुम मूर्ख हो, तुम ट्रैंक्विलिटी अकादमी को चुनौती दे रहे हो। दोनों संप्रदाय युद्ध करने जा रहे हैं। तुम पापी हो और तुम एक कब्रहीन मौत मरोगे।
युवक गुस्से से उंगलियां दिखा रहा था और डिंग हाओ को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मरा हुआ आदमी हो। किसने कहा कि सिर्फ ट्रैंक्विलिटी अकादमी के लोग ही तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्यों को मार सकते हैं, और हम आपके कुछ बदमाशों को नहीं मार सकते? और मेरी राय में, मैं आपके लिए घर की सफाई कर रहा था और आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहा था। आपको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। डिंग हाओ पीछे नहीं हटा, बल्कि वह बड़े पैमाने पर हत्या के इरादे से उसके करीब आया। हालांकि वह नहीं जानता था कि दोनों पक्ष आपस में क्यों उलझ गए, लेकिन अभी जो कुछ उसने देखा उससे ये पता चलता है कि ट्रैंक्विलिटी अकादमी के दर्जन भर शिष्य निश्चित रूप से बदमाश थे। उन धमकाने वाले और कामुक बदमाशों का सामना करते हुए, जो जानवरों से अलग नहीं थे, डिंग हाओ हमेशा उन सब को मार दो। इसके अलावा, पिछली लड़ाइयों के दौरान तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के कुछ अनुयायी पहले ही उनकी तलवारों के नीचे मर चुके थे। खून के बदले खून और तलवार के बदले तलवार। खून का कर्ज खून से चुकाया जाना चाहिए। लानत है। चलो इस पागल को मार डालते हैं। युवक को पता था कि वह एक पागल व्यक्ति से टकरा गया था और बातचीत कमजोर थी। उस पल उसने अपना मन बनाया और हाथ हिलाया। बाकी दर्जन भर लोग बाहर निकल आए। डिंग हाओ हंसा और अपनी तलवार लेकर बाहर भागा। उन्होंने स्मोक बिलो ब्लरी तकनीक का प्रदर्शन किया। फिर लोगों को उसका आकार समझ में नहीं आया। डिंग हाओ के चारों ओर तीखी बर्फ की किरणें फैल गईं। एक पल में बर्फ के टुकड़े हवा में उभर आए। फिर वे छिपे हुए हथियारों की तरह आसमान में तेजी से उड़ने लगे। 5 अकादमियों की प्रतियोगिता के दौरान डिंग हाओ की बर्फीली बर्फ क्यू केवल 2 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र तक ही पहुंच पाए और केवल 50 से 60 बर्फ के टुकड़े ही बना सकी। अब डिंग हाओ का निचला डेंटियन 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र की पूर्ति में था। इस प्रकार वह 100 हिमकण तक बना सकता था। बर्फ के टुकड़े हवा में अजीब कोनों से चमक रहे थे। खून के प्यासे सफेद कल्पित बौनों की तरह तेजी से गुजरते हुए वे ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों की ओर दौड़े। अध्याय 103 घमंडी लड़की पागल हो गई। अचानक हुए हमले से ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य दहशत में आ गए। हालांकि वे चोट लगने के बाद तुरंत नहीं मरते, फिर भी वे घायल हो जाते थे। उनमें से हर एक को बर्फ के टुकड़ों को रोकने के लिए अपनी तलवारें लहरानी पड़ती थीं। केवल 3 से 4 लोगों ने बर्फ के टुकड़ों को दूर रखने के लिए क्यूई शक्ति छोड़ी और डिंग हाओ के पास पहुंचे। इस तरह के एक नौसिखिए प्रदर्शन से डिंग हाओ को जल्द ही उनकी ताकत का स्तर पता चल गया। उनमें से अधिकांश 2 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र में थे, और केवल 5 लोग 3 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र तक पहुंचे, जिनमें प्रमुख सुंदर युवा भी शामिल था। चूंकि मामला ऐसा ही था, मरना। डिंग हाओ की आंखों में खौफनाक भावनाएं चमक उठी और उसने अपनी तलवार को सबसे निर्दयी तरीके से लहराया। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ चाल ड्रैगन किंग्स वाटर स्प्लिटिंग स्टाइल की ड्रैगन किंग इमेजेस चाल जारी की थी। ड्रैगन की आभा फैली हुई है। तलवार की रोशनी ड्रैगन किंग के पंजे की तरह दिखाई दे रही थी, जो डिंग हाओ द्वारा जादू से बनाए गए पंजे से भी ज्यादा साफ था। यहां तक कि पंजे पर तराजू भी साफ दिखाई दे रहे थे, जो अजीब तरह से प्रभावशाली लग रहे थे। पफ! धतेरी की चीख पुकार के बीच ट्रैंक्विलिटी अकादमी के 3 शिष्य जो आगे की ओर बढ़े, वे डर के मारे मर गए। उन्हें अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ और उन्होंने अपनी तलवारों से उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें चाकू मार दिया गया और वे चीखते चिल्लाते हुए वापस जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल वे पूरी तरह बर्फ से ढक गए और गतिहीन हो गए। जाहिर है, वे पल भर में ही मृत हो गए थे। उस समय डिंग हाओ निर्दयी मौत में बदल गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट या रुकावट के आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने ड्रैगन किंग इमेजेस चाल फिर से प्रदर्शित की। पफ! धत्तेरी की 2 और आकृतियां उड़कर वापस चली गईं, उनमें से खून बह रहा था। ये सूखी घास को कुचलने और सड़ी हुई लकड़ी को चकनाचूर करने जैसा था। 2 स्ट्रोक के बाद ही डिंग हाओ ने 3 छिद्रित मार्शल डिसिपल क्षेत्र में 4 ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को आसानी से मिटा दिया, और उन्होंने उस पर एक उंगली भी नहीं रखी थी। ये भेड़ों के झुंड में एक बाघ की तरह था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शेष सभी शिष्य अचंभित रह गए। वह एक राक्षस था, अधिक मजबूत। वह कभी भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे जिन्हें जनता के समूह के साथ मिलकर हराया जा सके।
क्या वह सचमुच तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय जैसे संप्रदाय का शिष्य था? कुछ लोग तो पहले ही डर के मारे भाग जाना चाहते थे और वहां से निकल जाना चाहते थे। उसे मार डालो, उसे छुपे हुए हथियारों से फंसा दो। सुंदर युवक भी चौंक गया और जोर से चिल्लाया। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के 1 दर्जन शिष्यों ने खुद को फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उनके छिपे हुए हथियार टिड्डियों के झुंड की तरह डिंग हाओ को घेरने के लिए झपट्टा मार रहे थे। इस समय युवक ने स्वयं भी गुप्त रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया था। ये सौभाग्य की बात है कि मैं शुरू में ही आगे की ओर नहीं भागा, अन्यथा मैं अब तक एक गर्म शरीर में बदल गया होता। अरे वाह, ये लड़का तो सिर्फ 14 या 15 साल का दिखता है और इसे एक साधारण नामात्र का शिष्य होना चाहिए, लेकिन वह इतना सक्षम कैसे है? क्या वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सबसे ऊंचे वंश का योद्धा है? मरते हुए लोग जोर से चिल्लाने लगे। तलवारों की रोशनी के बीच ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य किसानों द्वारा काटे गए गेहूं की तरह एक एक करके नीचे गिर पड़े। जहां तक उड़ते हुए छिपे हुए हथियारों की बात है जो उन्होंने छोड़े थे, वे इस तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य का एक बाल भी बांका नहीं कर सके, उसे मारना तो दूर की बात है। सुंदर युवक पीछे हट गया। उसने दांत पीसते हुए कागज की मशाल जैसी एक चांदी की वस्तु निकाली और उसे हवा में आसमान की ओर घुमाया। वूश! वह तीखी आवाज हुई। चांदी की यह वस्तु जाहिर तौर पर ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों का एसओएस उपकरण था। ये रॉकेट की तरह ऊपर की ओर उड़ रहा था, जिसके पीछे नीलम की पूंछ थी। डिंग हाओ का चेहरा बदल गया और उसके दिल में कोसने की आवाज आई। अगर ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सुरक्षा विशेषज्ञ आ गए, तो वाकई बहुत परेशानी होगी। हालांकि उसे सिग्नल रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। उस समय स्वूश! एक और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। एक नुकीला तीर निकला, जैसे कोई उल्का आकाश में से निकल रहा हो, और सिग्नल ट्यूब को पकड़ लिया जो अभी तक फटी नहीं थी। इसने ट्यूब को तब नीचे गिरा दिया जब वह अभी भी उछल रही थी। ट्यूब पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं उठ पाए और अंततः लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर फट गई। नीलम की लेप्टो ने एक विशाल स्क्रॉल पैटर्न बनाया। यह शिकारी युवक झांग फैन का तीर था। डिंग हाओ को राहत महसूस हुई। सुंदर युवक का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर दूर जंगल की ओर भाग लिया। डिंग हाओ अपराधी बदमाश को कैसे भागने देगा? उसने स्मोक तकनीक का प्रदर्शन किया और काले धुएं के एक गुबार में बदल गया। कुछ झिलमिलाहट के बाद वह सुंदर युवक के पास पहुंचा और अपनी तलवार लहराई। युवक उड़कर वापस चला गया और ट्रैंक्विलिटी अकादमी के बचे हुए 3 से 4 शिष्यों के बीच गिर गया। अगले ही पल डिंग हाओ उसके पास आया। कृपया, हम हार गए, हम हार गए। ऐसी बुरी स्थिति में भी युवक अब उग्र नहीं था। वह घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। वह मूर्ख नहीं था और वह देख सकता था कि उसके सामने तलवारबाजी की चाहत रखने वाला डिंग हाओ नामक संप्रदाय का शिष्य एक निडर राक्षस चरित्र था। डिंग हाओ निर्दयी था और उसने ट्रैंक्विलिटी अकादमी की प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह खुद को बदकिस्मत ही मान सकता था कि उसे ऐसे पागल से सामना करना पड़ा। अगर वह दया की भीख मांगता तो शायद बच जाता। डिंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसके बगल में तलवार की रोशनी की एक किरण चमक उठी। एक बढ़िया स्टील की लंबी तलवार सुंदर युवक की छाती में घुस गई। 2 जोड़ी पतले मुलायम जेड सफेद हाथ हैंडल को पकड़े हुए थे। ये गर्वित लड़कीली येरुओ थी। चुप रहो। क्या तुम उनके बारे में सोचते हो जब तुमने जूनियर ब्रदर फैंग गैंग, माई, झांग वेई और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के दर्जनों अनुयायियों को मार डाला था? तुमने उनके हाथ और पैर काट दिए थे जब वे अभी भी जीवित थे। तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और अब तुम कहते हो कि तुम हार गए हो और दया की भीख मांग रहे हो। बकवास कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि यह एक प्रतियोगिता है? ली येरुओ की खूबसूरत आंखें जलते हुए क्रोध से चमक उठी। उसने लंबी तलवार को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए उसे युवक की छाती में इंच इंच घुसा दिया। अंत में लंबी तलवार उसके शरीर में घुस गई। तू कुत्ती, तुझे इसका पछताना पड़ेगा। मैं सुंदर युवक हताश होकर कोस रहा था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी मानो वह कोई मरी हुई मछली हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। आज तुम मर चुके हो। गर्वित लड़की ने अपना पैर उठाया और युवक की छाती पर जोरदार प्रहार किया।
फिर इंच इंच करके उसने खून से सनी लंबी तलवार बाहर निकाली। जब तलवार आखिरकार बाहर आई, तो उग्र ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य का शरीर हिल गया और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। बचे हुए कुछ शिष्य भय से कांप रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे दया की भीख मांग पाते, उन गुस्साए पश्चिमी अकादमी के लाल शर्ट वाले शिष्यों ने उन्हें चाकू मार दिया। कुछ दूरी पर झांग फैन और अन्य लोग भी जंगल से बाहर चले गए। मूल रूप से यंग पाइनियर्स ने योजना बनाई थी कि डिंग हाओ उन ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को जंगल में ले जाएगा और वे उन्हें फंसाएंगे और मार देंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्नो प्रांत में पहले संप्रदाय के शिष्य इतने बेकार थे और अकेले डिंग हाओ द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए थे। उन्होंने अपनी योजना को अमल में भी नहीं लाया। अध्याय 104 एक किंवदंती, ट्रैंक्विलिटी अकादमी जीनियस। हमें यहां से जल्दी से निकल जाना चाहिए, डिंग हाओ ने गंभीर भाव से कहा। हालांकि सिग्नल पूरी तरह से फटा नहीं था, लेकिन पास के ट्रैंक्विलिटी अकादमी के विशेषज्ञों ने इसे देखा होगा। सब चले जाओ, मैं शवों को संभाल लूंगा। कुछ सोचते हुए झांग फैन ने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों के शवों को इकट्ठा किया और कुछ साथियों की मदद से उन पर अजीब सी गंध वाला सैल्मन गुलाबी पाउडर छिड़का। डिंग हाओ और अन्य लोगों ने घायल पश्चिमी अकादमी के लाल शर्ट शिष्यों को गहरे जंगल में ले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पीछे जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। फिर झांग फैन और उसके साथियों ने जल्दी से डिंग हाओ को पकड़ लिया। मैंने कुछ जानवरों को उनके शरीर को फाड़ने के लिए आकर्षित किया है। निकट भविष्य में उन्हें पता नहीं चल पाएगा। हालांकि अगर वे किसी विशेषज्ञ को भेजते हैं, तो वे अंततः असली कारण का पता लगा लेंगे, झांग फैन ने डिंग हाओ को बताया। देखते हैं ये कब तक चलेगा। डिंग हाओ को थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम 20 किलोमीटर से अधिक चलने के बाद वे विश्राम के लिए रुके। यंग पाइनियर्स ने गोल्ड हीलिंग पाउडर निकाला और 13 वेस्टर्न एकेडमी के रेड शर्ट शिष्यों की चोटों का इलाज किया। यह सौभाग्य की बात थी कि यंग पाइनियर्स में 2 महिला सदस्य थी ताकि कोई गर्वित लड़कीली येरुओं के घावों की मदद कर सके। उनमें से ज्यादातर सिर्फ त्वचा पर चोटें थी। हालांकि सबसे ज्यादा सक्षम 2 लोग, ली क्यानयांग और जियाओ चेंग गक्सुआन, सबसे ज्यादा घायल हुए क्योंकि उन्होंने अपने साथियों की रक्षा करने की बहुत कोशिश की थी। भाई ली, भाई शियाओ, ये सब क्या है? ये हमारे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का परीक्षण क्षेत्र है। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के लोग यहाँ क्यों आए? आप लड़ाई में कैसे फंस गए? डिंग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। यह एक लंबी कहानी है, ली कैनयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें भी नहीं पता था कि वे यहाँ क्यों आए थे। कल शाम हम उनसे मिले। अगर वे समझदार होते तो हम उनसे झगड़ा नहीं करते। आखिरकार वे स्नो प्रांत में पहला संप्रदाय है। उन घमंडी लोगों से उलझने की हिम्मत कौन कर सकता है? ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने शुरुआत में अच्छा व्यवहार किया और हमने उनसे सावधान नहीं रहा या कुछ और। हमने शिविर भी साझा किया, लेकिन उन जानवरों ने येरुओं को नशीला पदार्थ देने और उस पर हमला करने की कोशिश की, ली कैनयांग ने संक्षेप में समझाया। अगर ऐसा है तो वे मरने के लायक थे। उसकी बात सुनकर डिंग हाओ को राहत महसूस हुई। उसने उन लोगों को मार डाला जो मरने के लायक थे। इसके अलावा डिंग हाओ अपने प्रदर्शन से आश्चर्यचकित था। आमतौर पर देखा जाए तो वह खून का प्यासा आदमी नहीं था और आज से पहले उसने लोगों की हत्या नहीं की थी। लेकिन वह उन बदमाशों के साथ इतना साफ सुथरा और क्रूर क्यों था? इसके अलावा उसके बाद उसे बिल्कुल भी अस्वस्थ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग पहली बार किसी को मारने के बाद उल्टी या कुछ और करते हैं। क्या ये कृपाण और तलवार वाले संत के संविधान की विशेषताओं में से एक था? डिंग हाओ अपने दिल में विचार कर रहा था। कौन जानता था कि तथाकथित धार्मिक ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य इतने घटिया थे। कितनी शर्म की बात है। बहुत बढ़िया सीनियर भाई डिंग, आपने सही काम किया है। हुन्फ, अगली बार जब हमें ऐसे बदमाश मिलेंगे तो हम उन्हें भी बड़े सफाई से मार डालेंगे। बिल्कुल सही, हमने सही काम किया है और वे मरने के लायक थे। सभी युवा पाइनियर्स क्रोधित भी थे और धार्मिक भी। पहले तो उन्हें कुछ चिंता हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को मार दिया है। आखिरकार वे बड़ी ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य थे, कोई अशुभ जानवर या गैंगस्टर नहीं। हालांकि ली कैनयांग की बात सुनने के बाद उन्हें पता चल गया कि जानवरों का झुंड 1 लाख बार मरने के लायक है। अगर सीनियर भाई डिंग नहीं आए होते तो शायद हम कल का सूरज नहीं देख पाते।
वे कहते हैं कि यिरुओ ने जिस आदमी को मारा था वह म्यू तियानयांग का बड़ा भाई था। मुझे लगता है कि म्यू तियानयांग को वाकई हल्के में नहीं लिया जा सकता। मू तियानयांग। डिंग हाओ को ये नाम याद आ गया। उसने कुछ देर सोचा और अपना चेहरा बदल लिया। म्यू तियानयांग। क्या ये ट्रैंक्विलिटी एकेडमी म्यू तियानयांग की प्रतिभा का परिणाम हो सकता है? उसे याद आया कि इस दुनिया में आने के पहले दिन उसने संप्रदाय के घोषणा बोर्ड पर एक लड़के के बारे में कुछ गपशप सुनी थी। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय सहित नई पीढ़ी के 4 शीर्ष तलवारबाज तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए फ्रोजन पीक के शिखर पर एकत्र हुए थे। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के गुवान फैइदू को नंबर 1 माना जाता था, लेकिन अंततः वह एक 14 वर्षीय लड़के से एक पल में हार गया। उसने जो सुना था उसके अनुसार उस लड़के का नाम कोई और नहीं बल्कि म्यू तियानयांग था, जो ट्रैंक्विलिटी अकादमी का प्रतिभाशाली था। बाद में डिंग हाओ ने भी प्रसिद्ध स्नो प्रांत प्रतिभा की खबर का अनुसरण किया। ऐसा कहा जाता है कि मू तियानयांग उन 2 शिशुओं में से एक था जिन्हें ट्रैंक्विलिटी अकादमी के एक बुजुर्ग ने जानवर के घोंसले में बेतरतीब ढंग से उठाया था। मू तियानयांग के माता पिता नहीं थे, केवल उसका बड़ा भाई था। उसे जानवर का दूध पिलाया गया था, इसलिए उसका नाम तियानयांग रखा गया, जिसका अर्थ है स्वर्ग द्वारा पाला गया। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और उसने उत्कृष्ट कुंग फू योग्यता प्राप्त की थी और किंवदंती में रक्तरेखा थी। जब वह ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ जादू कौशल ट्रैंक्विलिटी निर्वाण शास्त्र की साधना कर रहा था, तो उसकी प्रगति बिजली की गति से हो रही थी। इस प्रकार उसे ट्रैंक्विलिटी अकादमी का भविष्य का स्तंभ माना जाता था और उसे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह निश्चित रूप से एक सुपरस्टार प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ली यिरुओ ने जिस आदमी को मारा, वो म्यू तियानयांग का बड़ा भाई निकला। अगर ऐसा होता तो मामला पेचीदा हो जाता। म्यू तियानयांग के बड़े भाई का नाम म्यू तियानफेंग था और कहा जाता था कि वह कुंग फू में असफल था और उसे मार्शल आर्ट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। हालांकि म्यू तियानयांग का बड़ा भाई होने के नाते उसका बहुत ख्याल रखा जाता था और उसकी हर जरूरत पूरी की जाती थी। धीरे धीरे वह बिगड़ गया, लेकिन म्यू तियानयांग की वजह से कोई उसे डांट नहीं सकता था। म्यू तियानयांग को पता था कि यदि उसका भाई मारा गया तो वह निश्चित रूप से अपना सब कुछ खो देगा। वास्तव में उसकी एक उंगली से वे सभी एक ही क्षण में नष्ट हो जाएंगे। डिंग हाओ के बदलाव को देखकर ली कैनयांग थोड़ा चिंतित हो गया और उसने इसे हल्के में लेने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या सीनियर भाई डिंग को इस म्यू तियानयांग के बारे में पता है? डिंग हाओ ने सबके चेहरे पर नजर डाली और पाया कि वे सब उसे ही देख रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि उन्होंने म्यू तियानयांग के बारे में नहीं सुना है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे लगता है कि वह भी एक अच्छा आदमी नहीं है। उसके बारे में चिंता मत करो। उसने सोचा कि सच बताने से वे केवल घबराएंगे। तब बाकी लोगों को राहत मिली। खैर, अब जाने का समय हो गया है। टीम पुनः सड़क पर उतरी। ... ये 2 घंटे पहले की बात है। आसमान में लाल रंग की ट्रैंक्विलिटी अकादमी की पोशाक पहने 2 आदमी हवा में उड़ रहे थे। हवा के गुबार चारों ओर लहरा रहे थे। वे घास के मैदान के ऊपर गश्त करते हुए गुजर गए। वे चिंतित दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं। वे सभी योद्धा जो हवा में उड़ सकते थे, जीवन और मृत्यु के प्रवेश द्वार से गुजर चुके थे, या कम से कम वे आदिम ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के सुपर विशेषज्ञ थे जिन्होंने मार्शल 12 मानक मेरिडियन के पहले 5 मेरिडियन को परिष्कृत किया था। अध्याय 105 शिकार, इसे कैसे संभालें। ऐसे राज्य में योद्धा निश्चित रूप से बाकी सभी से श्रेष्ठ होते थे और उन्हें बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। यहां तक कि कई शिष्यों के बीच भी वे प्रतिभाशाली माने जाते थे। हालांकि वे इस समय बिल्कुल भी सुपर एक्सपर्ट नहीं लग रहे थे। इसके बजाय वे भाप से भरे बर्तन के इर्द गिर्द बेचैन चींटियों की तरह लग रहे थे, जिनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अरे, वे कहां चले गए? चाहे कुछ भी हो, हमें अंधेरा होने से पहले उस हारे हुए को ढूंढना होगा, अन्यथा मालिक। यह मैं था। मुझे एक छिद्रित मार्शल डिसिपल रियल्म को नहीं जाने देना चाहिए था। ये राजकुमार, वह वास्तव में खुद को नहीं जानता। जब वह कुंग फू में इतना कम है तो वह हमेशा कैसे छिप सकता है? ये कठिन है, मास्टर के आदेश के तहत हारने वाले का पीछा करना। शश, अपनी आवाज कम रखो। क्या तुम मुसीबत में पड़ना चाहते हो?
अगर मालिक को पता चल गया कि तुम उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो तो हम लाखों बार मर चुके होंगे। अच्छा, सच कहूं तो ये भी एक मौका है। जब तक हम उस हारने वाले की चापलूसी करते रहेंगे और उसे मालिक के सामने हमारे लिए अच्छी बातें कहने पर मजबूर करेंगे, हम कुछ ही समय में सत्ता में आ जाएंगे। हाँ हाँ, चुप रहो, देखते रहो, तुम ऐसे समय में कैसे रीमिंग शुरू कर सकते हो। विशेषज्ञ चिंतित शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। 4 घंटे में उन्होंने पूरे घास के मैदान की गश्त कर ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी दूर जंगल में घास के मैदान के किनारे एक जानी पहचानी तीखी आवाज आई। दोनों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। ये है कि उसने एसओएस भेजा। ये बुरा है। शायद वह किसी ताकतवर जानवर से टकरा गया। सिग्नल पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। तीर की तरह वे दूर स्थित रिज के जंगल की ओर उड़ चले। उन्होंने आकाश में 2 निशान छोड़े, जैसे तेज तलवार। आकाश में 2 चौंका देने वाले अंतराल दिखाई दिए। सिग्नल पूरी तरह से जारी न होने के कारण वे सिर्फ सैकड़ों मील दूर से ही तेज आवाज सुन सकते थे, लेकिन एक निश्चित स्थान का पता नहीं लगा सकते थे। वे सिर्फ उस दिशा में आगे बढ़ सकते थे और धीरे धीरे पता लगा सकते थे। आधे घंटे बाद वे रिज वन क्षेत्र की ओर उड़ गए। फिर वे झील के पास पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगा रहे थे, जहां उन्हें टूटी हुई लाशें और कपड़े मिले। कपड़े सभी ट्रैंक्विलिटी अकादमी शैली के थे और 1 दर्जन लाशों को जंगली जानवरों ने टुकड़ों में फाड़कर कुतर दिया था, जिससे असहनीय गंदगी हो गई थी। दोनों व्यक्तियों के चेहरे तुरंत उतर गए। मध्यम आयु वर्ग के विशेषज्ञ ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और त्रिकोणीय चेहरा था, वह गंभीर दिख रहा था। उसने बचे हुए जानवरों को मारने के लिए हाथ हिलाया जो अभी भी मांस को कुतर रहे थे। वह जमीन पर पड़ी लाशों की जांच करने के लिए बैठ गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, शव क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनकी पहचान नहीं की जा सकी है, लेकिन वे निश्चित रूप से ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य थे। और हम कारण नहीं जान सकते। दाढ़ी वाला गंभीर दिखने वाला मोटा विशेषज्ञ जमीन पर नजर दौड़ा रहा था। अचानक उसे कुछ मिला और उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। 20 मीटर से ज्यादा दूर से एक चांदी की ट्यूब उड़कर उसकी हथेली पर आ गिरी। यह उसकी ट्यूब है। हो सकता है कि उसे मार दिया गया हो। क्या वाकई वे किसी शक्तिशाली राक्षस से मिले और अपनी जान गंवा बैठे? दाढ़ी वाला आदमी हैरान और क्रोधित था। गलत। ट्यूब को देखो, इसके किनारे पर एक गड्ढा है। खैर, ये केवल किसी मानव हथियार, तीर के कारण ही हो सकता है। गोटी पहने त्रिकोणीय चेहरे वाला आदमी स्पष्ट रूप से ट्रैकिंग में एक विशेषज्ञ था। उसने पहली नजर में ही कुछ अजीब देखा था। मानव, क्या किसी ने हमारे ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को मार डाला? छोटी दाढ़ी वाला आदमी दहाड़ता हुआ बोला। चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे इसकी सजा दूंगा। धिक्कार है, वे इतने मजबूत नहीं हैं और उन्हें अभी भी आसपास रहना चाहिए। जल्दी से उन्हें पकड़ो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। केवल इसी तरह हम अपने गुरु के पास वापस जा सकते हैं। हमें उन्हें जिंदा पकड़ना होगा, वरना अगली लाशें जो तुम देखोगे, वो हमारी होंगी। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह जमीन पर हत्यारे का पीछा करने लगा और कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करने लगा जो उन्होंने छोड़ा था। ठीक है, मैंने उन्हें पकड़ लिया है। वे इस तरफ गए थे। बकरी की दाढ़ी वाला त्रिकोणीय चेहरे वाला आदमी ट्रैकिंग में वाकई बहुत अच्छा था। कुछ निरीक्षण के बाद उसने पता लगा लिया कि डिंग हाओ और दूसरे लोग किस दिशा में गए थे। चल दर, दोनों तेजी से आगे बढ़े और बिजली की गति से हत्यारे का पीछा किया। जिसने हमारे ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को मारा है, बाहर आ जाओ, वरना हम तुम्हें पकड़ते ही मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। उसकी क्रोध भरी दहाड़ उसकी आदिम ग्रैंड मास्टर क्षेत्र क्यूई शक्ति के साथ दूर तक फैल गई। आकाश में गड़गड़ाहट की तरह इसे सैकड़ों मील दूर से भी सुना जा सकता था। ओह, मैं थक गया हूं। सीनियर भाई डिंग, चलो थोड़ा आराम करते हैं। मेरी ताकत खत्म हो रही है। यंग पाइनियर्स के एक सदस्य ने जोर से सांस ली। आखिरी ब्रेक के बाद समूह 1 घंटे से ज्यादा समय तक आगे की ओर दौड़ता रहा, और उनमें से कई लोग घायल वेस्टर्न एकेडमी ऑफ रेड शर्ट्स शिष्यों को अपनी पीठ पर उठाए हुए थे। इस समय वे 25 से 30 किलोमीटर दूर तक भाग चुके थे। यह उचित था कि वे ताकत से बाहर थे। डिंग हाओ ने कुछ देर सोचा और सहमति में सिर हिला दिया।
बाकी सदस्य तुरंत जमीन पर गिर पड़े और सांस लेने के लिए हौंफने लगे। लगभग सभी पसीने से तरबतर थे और उनके हाथ पैरों में ऐंठन होने लगी थी। हम अब ऐसा नहीं कर सकते। हम केवल अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं यदि हम झील से कम 100 किलोमीटर दूर चले जाएं। अन्यथा एक बार जब असली विशेषज्ञ हमें ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो हम जल्द ही उजागर हो जाएंगे। जब सभी लोग आराम कर रहे थे, डिंग हाओ एक पेड़ के सहारे झुका हुआ था, अपने विचारों में डूबा हुआ था और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। नमस्ते, ली येरुओ उसकी ओर चली आई, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। वह गर्वित लड़की भले ही थकी हुई हो, फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसमें एक अनोखा आकर्षण था। डिंग हाओ मुस्कुराया। तुम पेपर गर्ल, एक गर्म स्वभाव वाली लड़की, मेरा नाम हेलो नहीं है। सच कहूं तो डिंग हाओ ने पहले उस चुलबुली लड़की के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, यहां तक कि उससे थोड़ी दूरी भी रखता था। फिर भी जब उसने देखा कि वह झील के किनारे उसके साथियों के लिए अलग दिख रही है, तो उसे उसमें कुछ अलग लगा और उसने उसे अलग नजरिए से देखने का फैसला किया। मैं मिर्च वाली लड़की नहीं हूं। ली येरुओ ने अनजाने में अपने पैर पटके और जल्द ही महसूस किया कि वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। इस प्रकार उसने जल्द ही अपना स्वर बदल दिया और डिंग हाओ के सामने हमेशा की तरह ठंडा व्यवहार किया। ज्यादा मत सोचो, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। डिंग हाओ हंसा। और तुम भी ज्यादा नहीं सोचते। असल में मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोचता। ली येरुओ को जवाब देना नहीं आता था, लेकिन अनजाने में वह फिर से अपने पैर पटकने लगी। वैसे भी मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। हम तुम पर बोझ हैं, तो तुम क्यों नहीं पूर्वी अकादमी के अन्य हरे शर्ट वाले वरिष्ठ भाइयों के साथ चले जाते। अगर ट्रैंक्विलिटी अकादमी के विशेषज्ञ आते हैं, तो हम परिणाम भुगतेंगे, चाहे वह कुछ भी हो। वैसे भी हमने इसकी शुरुआत की है।